ये फिल्म भी लेजेंडरी एनाकोंडा सांप पर आधारित है और मैं वादा करता हूँ कि ये आपको रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत में हम जेफ नाम के एक आदमी को नाव पर बैठे देखते हैं। वह और उसकी टीम अलग अलग तरह के अजीब और खतरनाक सांप पकड़ने और बेचने का काम करते हैं। इस बार ये लोग एक डरावनी जगह जा रहे हैं जिसे लोग शापित मानते हैं। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक लाल एनाकोंडा रहता है। वह आसानी से किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। यह तो अपने ही तरह के दूसरे एनाकोंडा को भी पकड़ कर खा जाता है। आखिरकार वे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। नाव का कप्तान जेफ से ज्यादा पैसे मांगता है जितने पहले तय हुए थे। वह कहता है कि यह जगह बहुत खतरनाक है और यह कोई गारंटी नहीं कि वे जिंदा वापस लौटेंगे, इसलिए उसकी नाव यहाँ सुरक्षित नहीं है। जेफ शांत होकर पैसे निकालता है और उसे दे देता है, लेकिन पैसे देते समय कुछ पैसे नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही कप्तान पैसे उठाकर सीधा खड़ा होता है, जेफ अचानक उसके गले में चाकू घोंप देता है और उसे तुरंत मार देता है। फिर वह उसी चाकू से उसका गला काट देता है और लाश को आराम से नदी में लात मारकर गिरा देता है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वह पानी में चारा फेंक रहा हो। अब उसके बाकी साथी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। जेफ मुड़कर उनसे कहता है, मुझे सौदागर बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद वे आगे बढ़ते रहते हैं। जंगल के अंदर गहराई में उन्हें एक पुरानी रहस्यमयी मूर्ति दिखती है। उस मूर्ति पर कई सांपों की आकृतियां बनी होती हैं। यह देखकर जेफ कहता है, तो लाल एनाकोंडा की कहानी सच है। इसी बीच जेफ की टीम को एक बहुत बड़ा गड्ढा मिलता है जिसमें बहुत सारे सांप रेंग रहे होते हैं। इतने सारे सांप देखकर वे खुशी से पागल हो जाते हैं। वे जल्दी जल्दी उन रेंगते हुए सांपों को अपने थैलों में भरने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जेफ अपनी बंदूक लेकर उस विशाल लाल एनाकोंडा को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। जब उन तीन साथियों में से एक सांपों से भरे थैलों को नाव पर लाने वापस आता है तो वह दूर पानी में कप्तान की बिना सिर वाली लाश देखता है। वह अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाता, क्योंकि अचानक वह मरी हुई लाश पानी के नीचे खिंच जाती है और एक बहुत बड़ा जीव तेजी से उसकी तरफ तैरता हुआ आता है। डर के मारे वह आदमी बचने के लिए जंगल की तरफ भागता है, लेकिन वह बच नहीं पाता, क्योंकि विशाल एनाकोंडा पहले ही उसे अपनी मोटी कुंडलियों में जकड़ चुका होता है। एनाकोंडा उसके शरीर को कसकर लपेट लेता है, उसकी हड्डियां तक दबने लगती हैं और वह उसे निगलने ही वाला होता है कि दृश्य बदल जाता है। अब हम उसके एक और साथी को जंगल के अंदर गहराई में देखते हैं। यह आदमी अचानक कुछ देखता है और बहुत डर जाता है। असल में वह विशाल एनाकोंडा को जंगल की जमीन पर रेंगते हुए देखता है। जब वह राक्षस एक पेड़ पर चढ़ता है तो उसका फूला हुआ पेट साफ बता देता है कि उसने एक पूरे इंसान को जिंदा निगल लिया है। इस आदमी के भागने से पहले ही उसके साथी की मरी हुई लाश अचानक ऊपर से गिरती है और उसके सामने लटक जाती है। लाश पर एक अजीब सा चिपचिपा तरल लगा होता है, क्योंकि सांप ने उसे अपने मुंह से वापस उगल दिया होता है। पहले आदमी को छोड़कर अब सांप दूसरे आदमी को अपनी घातक कुंडलियों में जकड़ लेता है। उसे पेड़ के तने से कसकर लपेटकर उसकी सारी हड्डियां चूर कर देता है। फिर वह उसे भी खाना शुरू कर देता है। थोड़ी दूरी से सुरक्षित खड़े जेफ यह सब देखकर बहुत खुश होता है। वह अपने साथियों को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता, बल्कि ऐसे खड़ा रहता है जैसे सब कुछ उसके मास्टर प्लान के मुताबिक हो रहा हो। असल में वह इस विशाल राक्षस को जिंदा पकड़ना चाहता है और उसने अपनी टीम को सिर्फ इसलिए साथ लाया था ताकि वे सांप को बाहर खींचने के लिए जिंदा चारा बन सकें। इसके बाद वह अपनी शॉटगन तानता है और उस जानवर को बेहोश करने ही वाला होता है कि अचानक जंगल के सारे जानवर और पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इससे बहुत तेज और कान फोड़ देने वाला शोर फैल जाता है। यह शोर सुनकर एनाकोंडा जल्दी से रेंगता हुआ वहां से भाग जाता है और अंधेरों में गायब हो जाता है। दृश्य बदलता है और अब हम इलाके के दूसरी तरफ बेलिंग नाम के एक आदमी को देखते हैं। बेलिंग एक सर्कस में अपने साथियों के साथ काम करता है, लेकिन जब सर्कस बंद होने वाला था तो उसने सर्कस के मालिक से सीधे सारे कलाकार खरीद लिए। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह इन सभी काबिल कलाकारों को अपने साथ थाईलैंड ले जाना चाहता है, जहां वह एक नया सर्कस शुरू करेगा। वे सब नदी के रास्ते थाईलैंड जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें पता चलता है कि आगे का रास्ता बड़े बड़े लकड़ी के कंटेनरों से पूरी तरह बंद है। नाव का कप्तान उनसे कहता है कि वे वापस मुड़कर थाईलैंड जाने का कोई और रास्ता लें, लेकिन अगर वे वह रास्ता लेते हैं तो उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगेगा। तब बेलिंग कप्तान को धमकाता है और कहता है, किसी भी हालत में हमें समय पर थाईलैंड पहुंचना है, क्योंकि वहां हमारा शो है और मैंने उसका एडवांस पैसा भी ले लिया है। अगर मैं शो नहीं कर पाया तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। जवाब में कप्तान कहता है, तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हम इन सब चीजों को डायनामाइट से उड़ा देंगे। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि यह कदम कितना खतरा ला सकता है, लेकिन फिर भी वे बम लगाकर उन सारे कंटेनरों को उड़ा देते हैं। इससे उनका रास्ता तो खुल जाता है, लेकिन अचानक नाव पर हजारों सांप गिरने लगते हैं, क्योंकि उन लकड़ी के कंटेनरों के अंदर सांप ही भरे हुए थे। यह सब देखकर लोग डर जाते हैं और जहां जगह मिलती है वहीं छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत से लोग उन रेंगते हुए सांपों के बीच फंस जाते हैं। इन्हीं में लैन नाम की एक लड़की अपनी समझदारी दिखाती है। वह एक तेज दबाव वाली पानी की पाइप से नाव पर मौजूद सारे सांपों को बाहर उड़ा देती है, लेकिन ठीक उसी समय बाथरूम की छत अचानक गिर जाती है और कुछ सांप अंदर छिपे एक आदमी पर सीधे गिर पड़ते हैं। सांपों से बचने के लिए वह नदी में कूद जाता है। वह तैरता हुआ किसी तरह नदी के किनारे पहुंच जाता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि वहां भी एक किंग कोबरा अपने फन फैलाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जैसे अभी डस लेगा। लेकिन उससे पहले ही एक आदमी आ जाता है, सांप पर पैर रखकर उसे कुचलकर मार देता है। यह आदमी और कोई नहीं, जेफ होता है। क्योंकि उसने बेलिंग के साथी की जान बचाई, इसलिए बेलिंग उसे अपने जहाज पर ले आता है। जेफ सब
को बताता है कि वह एक जंगली खोजी है और एक हादसे की वजह से जंगल में फंस गया था। तभी उसके साथियों में से एक लड़का अपने कान को पकड़कर जोर से चिल्लाने लगता है। जेफ पास जाकर उसके कान को ध्यान से देखता है, फिर वह अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाता है और उसे लड़के के कान के पास ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक छोटा सा सांप उसके कान से बाहर रेंगता हुआ निकल आता है। वह सांप जेफ के हाथ को काटता है, लेकिन उससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। जेफ बस उस सांप को उठाता है और आराम से पानी में फेंक देता है। वहां खड़ी लायन यह सब देख रही होती है। लायन खुद एक सांपों की विशेषज्ञ है। वह अच्छी तरह जानती है कि अगर किसी को सांप के जहर से बचाव या इम्यून बनना है तो उसे पहले अपने शरीर में बहुत मात्रा में सांप का जहर डालना पड़ता है। वह यह बात बेलिंग को बताती है और कहती है, मुझे ये जेफ बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगता। देखो, सांप ने उसे काटा लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ जेफ नाव के कप्तान से मिलने जाता है। वह चाहता है कि कप्तान उसके दिए गए नक्शे के अनुसार नाव को एक खास जगह ले जाए। जैसे ही कप्तान उस जगह के बारे में सुनता है, वह अपनी बंदूक निकालता है, जेफ पर तान देता है और कहता है, अगर तुम उस जगह के बारे में फिर से बोले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह जगह शापित है? इसका मतलब है कि कप्तान को भी क्रिम्सन एनाकोंडा के बारे में पहले से पता था। कप्तान की बात सुनकर जेफ फिलहाल वहां से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही जेफ निकलता है, किसी ने नीचे से कप्तान की फिशिंग रॉड को जोर से खींच लिया। खींच इतनी तेज होती है कि कप्तान खुद पानी में गिर जाता है। असल में जेफ ने यह जाल खास तौर पर कप्तान को पकड़ने के लिए लगाया। वह कप्तान को उसके ही जाल में फंसा देता है और वही जाल जिसे वह एनाकोंडा को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, अब कप्तान पर ही काम आता है। अब कप्तान ही एनाकोंडा के लिए जिंदा चारा बन जाता है। इधर कप्तान न मिलने पर लैन को शक होने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि यह सब जेफ का किया धरा है। वह जेफ से पूछती है, कप्तान कहाँ है? लेकिन जेफ उसके सवाल से बच जाता है और कहता है, यह जंगल है, यहाँ लोगों का गायब हो जाना बहुत आम बात है। तभी वे सब पानी में कुछ हिलने डुलने की आवाज सुनते हैं। वे पूछते हैं, यह कैसी आवाज है? जेफ कहता है, कुछ बहुत बड़ा और भारी आ रहा है, वही उसकी आवाज है। अब हम देखते हैं कि नदी के गहरे अंदर विशाल एनाकोंडा जेफ के लगाए हुए जाल की तरफ बढ़ रहा है। इसी बीच जेफ की फिशिंग रॉड बहुत जोर से नीचे की तरफ खींच जाती है। जैसे ही वह रस्सी खींचकर फंसी हुई चीज को बाहर निकालने की कोशिश करता है, एनाकोंडा कुछ ही सेकंड के लिए उनके सामने पानी की सतह पर आ जाता है। इतना बड़ा और डरावना एनाकोंडा देखकर वे सब बहुत डर जाते हैं। एनाकोंडा अपने पंजेनुमा जोर से जेफ की पकड़ी हुई फिशिंग लाइन खींच लेता है और जेफ को भी पानी में घसीट लेता है। पानी के अंदर वह जेफ को बहुत जोर से इधर उधर पटकता है, लेकिन जेफ आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए वह ऊपर तैरकर नदी में बह रही एक छोटी नाव पर चढ़ जाता है। वह अपनी फिशिंग रॉड को भी उसी नाव से बांध देता है। अब अपनी जान बचाने के लिए वह तेज धातु की छड़ से एनाकोंडा के शरीर पर बार बार वार करता है, लेकिन इस हमले से एनाकोंडा मरता नहीं है, बल्कि बुरी तरह घायल होकर और भी गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आकर एनाकोंडा जेफ की छोटी नाव को उठाकर नदी किनारे फेंक देता है। फिर वह झट से जेफ और नाव दोनों को अपनी मोटी कुंडलियों में कसकर जकड़ लेता है। दूर खड़े होकर बेलिंग सर्कस के सभी लोग यह भयानक दृश्य देखते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अब जेफ का खेल खत्म हो गया है और इस बार वह जरूर मर जाएगा, लेकिन अगले ही पल जेफ तैरकर वापस उनकी नाव पर आ जाता है। उसे जिंदा लौटते देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। जेफ फिर से पानी के अंदर एनाकोंडा को ढूंढने लगता है। उसे यह भी पता नहीं होता कि वह विशाल सांप अब नाव की छत पर उसके ठीक पीछे छिपा हुआ है और अगले ही पल सबके सामने एनाकोंडा कप्तान की मरी हुई लाश को अपने मुंह से बाहर उगल देता है। जिन लोगों के सामने यह लाश गिरती है वे डर के मारे भागकर बाथरूम में छिप जाते हैं। एनाकोंडा जल्दी से उनके पीछे रेंगता हुआ आता है। वे दरवाजा जोर से बंद कर लेते हैं और किसी तरह एनाकोंडा को अंदर आने से रोक लेते हैं। इसी समय जेफ बाहर से एक नुकीले हथियार से फिर एनाकोंडा पर हमला करता है। इससे गुस्साया हुआ एनाकोंडा अब अपना ध्यान जेफ की तरफ मोड़ देता है और सीधे उसकी ओर बढ़ने लगता है। एनाकोंडा के हमले से बचने के लिए जेफ छिप जाता है। वह गुस्से में उसे ढूंढता हुआ जहाज के अंदर घुस आता है। अंदर एक हिस्से में बेलिंग और उसके एक साथी अपनी सांस रोककर छिपे होते हैं। एनाकोंडा उन्हें देख नहीं पाता और उनके सिर के ऊपर से रेंगता हुआ निकल जाता है। लैंड कंट्रोल रूम में बंदूक लेकर छिपी होती है। वह खिड़की के बाहर उस विशाल सांप को रेंगते हुए देख लेती है। वह राक्षस छत से नीचे उतरता है, बाथरूम की खिड़की से अंदर घुसता है और उनके दो और साथियों पर हमला कर देता है। उनके समूह का सबसे छोटा लड़का अपनी जान बचाने के लिए लैंड की तरफ भागता है। सांप बिना रुके उसका पीछा करता रहता है और उसे लैन की ओर धकेलता रहता है। लैन उस लड़के को बचाने के लिए वहां से भागती है। इस भगदड़ के बीच फर्श पर बहुत सारा केरोसिन तेल फैल जाता है। जैसे ही गुस्से में भरा एनाकोंडा खिड़की से उन पर हमला करने ही वाला होता है, तभी उनका एक और साथी पीछे से एक मिट्टी का घड़ा उसके खुले हुए मुंह में डाल देता है। सांप किसी तरह से अपनी बंद फंसी हुई मुंह की हालत से निकलने के लिए तड़पता है और जहाज की छत पर बुरी तरह उछलता कूदता है। उसी हड़बड़ी में वह घड़ा भी टूट जाता है। जैसे ही सांप अपना सिर बाहर निकालता है, जेफ पीछे से आकर उसके मुंह पर जल्दी से रस्सी का फंदा डाल देता है, लेकिन जेफ अपने शिकार पर पूरी तरह काबू पा पाता उससे पहले ही कंट्रोल रूम में फैला हुआ केरोसिन आग पकड़ लेता है। आग तेजी से फैलकर जहाज पर रखी डायनामाइट और बमों तक पहुंच जाती है। फिर एक जोरदार धमाका होता है और पूरा जहाज हिल जाता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और इसी बड़े धमाके में वह विशाल एनाकोंडा वहीं मर जाता है। अपनी आंखों के सामने अपनी नाव को राख में बदलते देख बेलिंग रोने लगता है। वह बहुत घबरा जाता है और सोचता है कि अब वे लोग थाईलैंड समय पर नहीं
नहीं पहुंच पाएंगे। उसकी हालत देखकर उसका एक छोटा साथी उससे कहता है, क्या तुम पागल हो? हम इतने बड़े एनाकोंडा के चंगुल से बच गए हैं, हमारी जान बच गई है, क्या जिंदा बच जाना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? दूसरी तरफ लैन अच्छे से समझ जाती है कि यह सारा नुकसान सिर्फ जेफ की वजह से हुआ है। जेफ जानबूझकर उनकी नाव को एक बड़े जाल की तरह इस्तेमाल करता है ताकि एनाकोंडा को पकड़ा जा सके। लैन उससे कहती है, अगर तुमने ये सब नहीं किया होता तो हम कभी इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ते। यह सुनकर जेफ जवाब देता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है कि उसे एक एनाकोंडा की कीमत कितनी है? अगर तुम सब ने मुझे उसे पकड़ने में मदद की होती तो आज तुम सब करोड़पति होते। जैसे ही बेलिंग यह पैसे वाली बात सुनता है, वह तुरंत जेफ की तरफ हो जाता है। वह थाईलैंड जाने की अपनी जल्दी भी भूल जाता है। वह जेफ से कहता है, हमें बताओ, उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पैसा कैसे मिलेगा? बस एक बार बता दो कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। उनकी बात सुनकर जेफ अपना नक्शा निकालता है, उसे दिखाता है और कहता है, अगर तुम मेरी मदद करो तो इस नक्शे की मदद से मैं तुम्हें 2 दिन में थाईलैंड पहुंचा सकता हूँ। अब बेलिंग को यह फायदेमंद सौदा लग रहा होता है, इसलिए वह जेफ के साथ जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। लेकिन उसके बाकी साथी जेफ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। इसी बीच बेलिंग की एक महिला साथी की हालत और खराब होने लगती है, क्योंकि उसे एक बहुत खतरनाक कीड़े ने काट लिया होता है। इस कीड़े का जहर बहुत खतरनाक होता है और किसी की भी जान ले सकता है। यह देखकर जेफ उससे कहता है, मेरे पास इस लड़की को ठीक करने की दवा है, लेकिन वह दवा मेरी नाव पर है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मेरी नाव तक छोड़कर जाना होगा। अब अपने साथी की जान बचाने के लिए, भले ही वे यह बिल्कुल नहीं चाहते, वे लोग जेफ की मदद करने के लिए मान जाते हैं। अब उनके पास नाव भी नहीं बची होती, इसलिए वे पैदल आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जेफ उन्हें चेतावनी देता है और कहता है, यहाँ का पानी बिल्कुल मत पीना। इस पानी में ऐसे परजीवी होते हैं जो इंसान के पेट में जाकर इतनी भयंकर प्यास पैदा करते हैं कि आदमी खुद को इस पानी में डुबोकर मरने पर मजबूर हो जाता है। यात्रा जारी रखते हुए जब रात हो जाती है तो वे एक गुफा में रुकते हैं और वहाँ आग जलाते हैं। जेफ एक तरफ बैठकर अपने नक्शे पर बने उस एनाकोंडा के चित्र को देखता रहता है। तभी अचानक दृश्य बदलकर फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें पता चलता है कि जेफ का उस लाल एनाकोंडा से पहले भी सामना हो चुका था। एनाकोंडा जेफ को मारने ही वाला था, लेकिन जेफ बहुत चालाकी से खुद को उन लकड़ी के कंटेनरों के अंदर बंद कर लेता है। वह एनाकोंडा की नजर से बच जाता है और उस समय बच निकलता है। बाद में जब बेलिंग के लोग उन कंटेनरों को डायनामाइट से उड़ा देते हैं तो जेफ वहां से बाहर निकल आता है और उनके साथ जुड़ जाता है। अब कहानी फिर से वर्तमान समय में आती है, जहाँ जेफ अभी भी नक्शा देख रहा होता है। बेलिंग उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुम इस एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो? जेफ कहता है, हाँ, यह एक बदला हुआ एनाकोंडा है। इसे तुम एनाकोंडा का राजा भी कह सकते हो। यह दुनिया के बड़े बड़े सांपों को और किसी भी बड़े जीव को अपना शिकार बना सकता है। यह आसानी से अपने ही जैसे बड़े एनाकोंडा को भी निगल जाता है। अगर हम इसे पकड़ लें तो हमारी अगली 7 पीढ़ियां आराम से जिंदगी बिताएंगी। किसी को फिर काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह एनाकोंडा लाखों का है। लालच में आकर बेलिंग कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। तो फिर उसी रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, बेलिंग के एक साथी की नींद खुल जाती है। वह देखता है कि चारों तरफ विशाल एनाकोंडा उन्हें घेर चुके हैं, लेकिन अगले ही पल वह समझ जाता है कि यह बस उसका बुरा सपना था। उनके आसपास कोई एनाकोंडा नहीं होता, लेकिन उसे यह भी पता चलता है कि उसका भाई उनके साथ नहीं है। इससे वह बहुत घबरा जाता है और गुफा से बाहर भागता है। वह देखता है कि उसका भाई पानी में पागलों की तरह खुद को डुबो रहा है। पास जाकर वह उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे अपने भाई की नाक से जहरीले परजीवी निकलते दिखते हैं। ये वही परजीवी होते हैं जिनके बारे में जेफ ने पहले चेतावनी दी थी। उनकी वजह से होने वाली भयानक प्यास के कारण उसका भाई वहीं मर जाता है। वह आदमी बहुत रोता है, लेकिन अब और कर भी क्या सकता है। अगली सुबह वे फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जंगल से चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां आगे चलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता। अब किसी भी हालत में उन्हें पानी में उतरना होगा, लेकिन नदी में इतने खतरे हैं कि कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। फिर भी उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए डरते डरते वे सब पानी में उतर जाते हैं। तभी एक आदमी पानी की तरफ इशारा करता है, क्योंकि एक विशाल एनाकोंडा पहले ही उन्हें चारों तरफ से घेर चुका होता है। अब जिसका भाई रात को मर गया था वह डर के मारे प्रार्थना करने लगता है। कहावत है कि जो सबसे ज्यादा डरता है वही सबसे जल्दी मरता है। उसे यह भी पता नहीं होता कि एनाकोंडा का जबड़ा उसके ठीक नीचे है। अचानक एनाकोंडा उसे जोर से पकड़ लेता है और अपनी कुंडलियों में जकड़ लेता है। लान उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि तब तक एनाकोंडा उसकी हड्डियां तोड़कर और उसे दम घोंटकर मार चुका होता है। सब लोग बस खड़े होकर यह भयानक दृश्य देखते रह जाते हैं। फिर एनाकोंडा उसकी लाश को लेकर पानी के अंदर गायब हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वे सब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वे आखिरकार जेफ की नाव तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही जैसा कि जेफ ने वादा किया था, वह दवा दे देता है ताकि बेलिंग की साथी का इलाज किया जा सके। इसी बीच वे लोग थाईलैंड की सीमा के बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं। अब उनके साथियों में से एक कहता है, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, लेकिन जेफ सबको कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने जैसा वादा किया था तुम्हें सुरक्षित यहाँ तक ले आया, अब तुम्हें भी अपना वादा निभाना होगा। अब तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। वह छोटा लड़का कहता है, अगर तुम्हारी मदद में वह एनाकोंडा शामिल है तो भूल जाओ, हम किसी भी हालत में तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। यह सुनकर जेफ अपनी बंदूक निकाल लेता है और बेलिंग भी अपनी चाकू निकालकर उनकी तरफ तान देता है। अब वह जेफ का साथी बन चुका होता है। बेलिंग सबको कहता है, चलो जल्दी करो। जेफ
जेफ बिल्कुल सही कह रहा है, हमें उसकी बात माननी होगी। लान कहती है, क्या तुम सब पागल हो? इतने बड़े एनाकोंडा को पकड़ना नामुमकिन है। जेफ जवाब देता है, हाँ तुम सही हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। उस एनाकोंडा को तब पकड़ा जा सकता है जब वह खाना खा रहा हो। यह कहकर बेलिंग और जेफ अपने दो साथियों को रस्सियों से जाल में बेरहमी से बांध देते हैं ताकि उन्हें चारा बनाया जा सके। वे उन्हें जिंदा चारे की तरह उस लाल एनाकोंडा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। रोते हुए वह लड़का बेलिंग से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर हम मर गए तो सोचो तुम्हारे सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा। उसकी बात सुनकर बेलिंग पागल की तरह हंसने लगता है और कहता है, तुम लोगों ने क्या सोचा था? मैं तुम्हें थाईलैंड सर्कस के लिए ले जा रहा हूँ? मूर्खों, मैं तो तुम्हारे शरीर के अंग बेचकर बहुत पैसा कमाना चाहता था, लेकिन अब मेरी योजना बदल गई है। अब मैं जेफ के साथ मिल गया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह एनाकोंडा तुम सबसे कहीं ज्यादा पैसा कमा सकता है। दूसरी तरफ लाल एनाकोंडा के लिए जाल लगाते समय जेफ उन दोनों लड़कियों को भी पेड़ से बांध देता है। फिर वह उनमें से एक लड़की के साथ गलत तरह से व्यवहार करने लगता है, लेकिन यह लड़की बहुत चालाक होती है। वह जेफ को रोकती नहीं है, बल्कि अपनी बातों से उसका ध्यान भटका देती है और चुपके से उसकी जेब से बंदूक निकाल लेती है। वह घूमकर जेफ पर गोली चलाने ही वाली होती है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब होती है, बंदूक से गोली नहीं चलती और उसी पल वह फिर से जेफ के चंगुल में फंस जाती है। लेकिन जेफ उसे मार पाता उससे पहले ही उसकी साथी लान पीछे से आकर जेफ को चाकू मार देती है। जेफ उसे जोर से धक्का देकर दूर फेंक देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरी लड़की जेफ के हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश करती है। इस बार लान कोई कमजोरी नहीं दिखाती और सीधे जेफ पर कूद पड़ती है, उसे गला घोंटने की कोशिश करती है। इसी जबरदस्त झगड़े के बीच अचानक एक गोली चल जाती है। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि वही दो आदमी जिन्हें जेफ ने एनाकोंडा के लिए चारा बनाकर बांधा था वहां पड़े हैं। अब एक विशाल एनाकोंडा धीरे धीरे रेंगता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है ताकि उन्हें खा सके। थोड़ी दूरी से बेलिंग ये पूरा मंजर अपनी आंखों से देख रहा होता है। बेलिंग उनके जाल की रस्सी पकड़े हुए होता है, लेकिन उसे यह पता ही नहीं चलता कि दूसरों की मौत का तमाशा देखते देखते उसकी अपनी मौत पीछे ही खड़ी है। एक और विशाल एनाकोंडा अपनी नजर सीधे उस पर टिकाए हुए होता है। बेलिंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही एनाकोंडा ऊपर से हमला करता है और उसे वहां से खींच कर ले जाता है। इससे जाल की रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है और जिन दो आदमियों को जाल में बांधा गया था वह ऊपर उठ जाता है। एनाकोंडा और उन दोनों आदमियों के बीच थोड़ा फासला बन जाता है और इस वजह से वे दोनों बच जाते हैं। इसी बीच गुस्से में जेफ उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लान फिर से बहुत हिम्मत दिखाती है। वह पीछे से एक भारी लकड़ी का लट्ठा उठाकर जेफ के सिर पर मारती है और उसे पूरी तरह बेहोश कर देती है। जैसे ही जेफ बेहोश होता है वे दोनों अपने दो साथियों की तरफ दौड़ते हैं। वे जल्दी से उन्हें जाल से मुक्त कर देते हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती देखिए तभी जेफ फिर से होश में आ जाता है। यह देखकर वे बहुत डर जाते हैं, लेकिन इस बार किस्मत उनके साथ होती है। अचानक एक विशाल एनाकोंडा वहां आकर जेफ को झपट कर उठा ले जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वे सब जेफ की नाव की तरफ भागते हैं ताकि उसी पर बैठकर वहां से निकल सकें। लेकिन लान के साथी की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है क्योंकि झगड़े के दौरान जेफ की बंदूक से चली गोली सच में उसी आदमी को लग जाती है और वह बहुत दुखद तरीके से सबकी आंखों के सामने वहीं मर जाता है। बाकी बचे लोग जल्दी से नाव पर चढ़ते हैं और इंजन चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाव पूरी तरह खराब होती है। तभी अचानक पीछे से उनके एक साथी की गर्दन में डार्ट लगती है। वह उसे निकाल कर देखता है तो पता चलता है कि वह एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट है जो शॉटगन से चलाई गई थी। मतलब किसी ने उसे जानबूझकर बेहोश करने के लिए मारा था और वह आदमी कोई और नहीं जेफ होता है। इसका मतलब यह भी होता है कि वह एनाकोंडा के उस हमले से भी बच गया था। वह अभी भी जिंदा है क्योंकि उसने एनाकोंडा का सिर काटकर उसे मार डाला। यहाँ जेफ उन तीनों को फिर से रस्सियों से बांध देता है और उन्हें लाल एनाकोंडा के लिए जिंदा चारा बना देता है। वह उनके चारों तरफ नुकीले लोहे की छड़ें बांध देता है और फिर जाल की रस्सी पकड़कर थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर में कई एनाकोंडा वहां आकर उन तीनों पर हमला करने लगते हैं। तीनों को लगने लगता है कि इस बार वे जरूर मर जाएंगे और बच नहीं पाएंगे, लेकिन एक बार फिर किस्मत उनके साथ होती है। सभी एनाकोंडा अचानक कुछ बहुत डरावना देखते हैं और वहां से रेंगते हुए भाग जाते हैं। असल में वे इसलिए भागते हैं क्योंकि एक बहुत ही विशाल एनाकोंडा उनकी तरफ आ रहा होता है। अब वो बड़ा एनाकोंडा अपना विशाल जबड़ा खोलकर उन्हें निगलने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही कुछ और उस पर हमला कर देता है और वह है क्रिम्सन एनाकोंडा, यानी वही राजा, वही असली राक्षस जिसे जेफ ढूंढ रहा था। उसका आकार बाकी सभी एनाकोंडा से 10 गुना बड़ा होता है। यह क्रिम्सन एनाकोंडा धीरे धीरे उन तीनों को अपनी मोटी कुंडलियों में जकड़ लेता है और जैसे ही वह उन्हें खाने ही वाला होता है जेफ अचानक रस्सी छोड़ देता है और उस विशाल एनाकोंडा को अपने जाल में फंसा लेता है। अपना बचाव करने के लिए क्रिम्सन एनाकोंडा बुरी तरह छटपटाने लगता है। वह इधर उधर बेतहाशा भागता है, लेकिन जब वह जाल से किसी भी तरह नहीं निकल पाता तो अपने दांतों से जाल को काटता है, उसे फाड़ देता है और एक तरफ से निकल जाता है। अपनी जान बचाने के लिए यह क्रिम्सन एनाकोंडा जंगल की तरफ भाग जाता है। जेफ उसे फिर से अपने जाल में फंसाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह किसी भी तरह सफल नहीं होता। उल्टा इस अफरा तफरी में वह खुद ही एक पेड़ में उलझ जाता है। वह बाहर निकल पाता उससे पहले ही क्रिम्सन एनाकोंडा उस पेड़ के साथ उसे भी अपनी मोटी कुंडलियों में जकड़ लेता है। यह देखकर वहां खड़े सब लोग बहुत डर जाते हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन तभी वह चतुर छोटा लड़का अपनी बुद्धि लगाता है। वह अपने दांतों से रस्सी काटने की कोशिश करने लगता है। उसके दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि शायद
इस बार वह बच जाएगा। वह रस्सी काटने में इतनी जोर लगाता है कि उसके मुंह से खून बहने लगता है। दूसरी तरफ जेफ अब क्रिम्सन एनाकोंडा की पकड़ से पूरी तरह निकल नहीं पा रहा होता। वह वहां से भागने ही वाला होता है, लेकिन क्रिम्सन एनाकोंडा अपनी पूंछ उसके चारों तरफ लपेट लेता है और उसे फिर से अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद वह उसे अपनी खतरनाक कुंडलियों में बहुत कसकर जकड़ लेता है। फिर वह अपना जबड़ा जेफ की गर्दन पर रख देता है और इतनी जोर से दबाता है कि जेफ की सारी हड्डियां टूटने लगती हैं। इसके तुरंत बाद एनाकोंडा जेफ को जिंदा निगल भी लेता है। इसी बीच वे तीनों रस्सी फाड़कर खुद को मुक्त कर लेते हैं। जेफ को निगलने के बाद वही क्रिम्सन एनाकोंडा अब उन्हें भी मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। वे सब भागते भागते एक लकड़ी के कंटेनर तक पहुंचते हैं। वह छोटा लड़का अपनी जान बचाने के लिए कंटेनर के अंदर घुस जाता है और एनाकोंडा उसे देख लेता है। अब एनाकोंडा उसके पीछे उसी कंटेनर में जाने ही वाला होता है, लेकिन दूसरी तरफ का दरवाजा पूरी तरह जाम होता है। लड़का घबराकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। समय बहुत कम होता जा रहा होता है और एनाकोंडा भी बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन एनाकोंडा के उसे निगलने से ठीक पहले उसके बाकी साथी बाहर से कंटेनर का दरवाजा तोड़कर खोल देते हैं और लड़का जिंदा बाहर निकल आता है। फिर वे सब आगे की तरफ भागते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे शायद बच नहीं पाएंगे, लेकिन इस बार किस्मत उनके साथ होती है। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि वे जंगल के उसी हिस्से में हैं जहां जेफ ने नुकीले धातु के तार लगाए थे। जैसे ही वह विशाल एनाकोंडा पूरी तेजी से आगे बढ़ता है, वह उन नुकीले तारों से टकरा जाता है और उसका सिर पूरी तरह कट जाता है। पीछे मुड़कर वे देखते हैं कि एनाकोंडा का सिर कट चुका है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उनकी जान बच गई। उनके हिसाब से एनाकोंडा मर चुका होता है। वे बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब वे कोई नया खतरा मोल नहीं लेना चाहते। वे अपनी जान को फिर से जोखिम में नहीं डालना चाहते, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि इस जंगल में ऐसे और भी कई एनाकोंडा हैं जो पल भर में उन्हें खत्म कर सकते हैं। इसलिए अपनी जान बचाकर वे वहां से जितनी जल्दी हो सके भाग निकलते हैं। और कहानी के बिल्कुल आखिरी दृश्य में हम देखते हैं कि क्रिम्सन एनाकोंडा असल में मरा नहीं था। जैसा कि जेफ पहले कहता है कि यह एक बदला हुआ एनाकोंडा है। वह अपना कटा हुआ सिर फिर से उगा लेता है, यानी एक नया सिर वापस बन जाता है और अब वह फिर से जीवित हो जाता है। इसी डरावने दृश्य के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे ही हर जरूरी एक्शन थ्रिलर की कहानी समझाते रहते हैं। अगली कौन सी फिल्म का रिकैप चाहिए नीचे कमेंट में लिखो। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।